वैशाली जब अपने कमरे पर पहुंची थी तो शेखर उसे बेड पर लेटा हुआ मिला। वैशाली उसे बिना कुछ बोले ही अपने बैग को पैक करने लगी। कुछ क्षण तो शेखर उसे देखता रहा, लेकिन जब वैशाली की खामोशी नहीं टूटी तो शेखर बेड पर उठकर बैठ गया। कहीं जा रही हो क्या? मम्मी पापा ने घर पर बुलाया क्या? शेखर ने बेताबी भरे स्वर में पूछा। नहीं, अब मैं वहां प्रीति के साथ रहूंगी। यहाँ रहकर मैं जिस मकसद से आई थी उस मकसद को तो भूल यहाँ से जाने का फैसला किया है। वैशाली के शब्दों ने मानो शेखर के कानों में कोई धमाका कर दिया था। वो एकाएक बेड से उछलकर खड़ा हो गया था। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो वैशाली? शेखर की आवाज से उसका रोष झलक रहा था। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ शेखर, बस इस जगह को छोड़ रही हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तुम देख रहे हो ना, मैं प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाई, तो आगे मेंस क्या खाक क्लियर करूंगी। वैशाली ने शेखर की बात का जवाब दिया। यार क्लियर तो मेरा भी इतने सालों से नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम अपनी जिंदगी की बाकी खुशियों के बारे में सोचना ही छोड़ दें? शेखर ने आहत स्वर में कहा। हम दोनों ही अपना रास्ता भटक गए हैं शेखर। पहले हमें यहाँ आने के अपने मकसद को हासिल करने में सफलता हासिल करनी थी, उसके बाद हमें अपनी बाकी की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन आज के रिजल्ट ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब तुम भी संभल जाओ शेखर। मेरे पास तो अभी भी समय है, लेकिन तुम्हारे सामने सिर्फ आखिरी मौका बचा है। वैशाली ने बिल्कुल सही बात समझाई थी। मुझे अपने आखिरी मौके की परवाह नहीं है। मैं वापस जाकर अपने पापा का धंधा संभाल लूंगा, लेकिन तुम मुझे इस तरह से धोखा देकर नहीं जा सकती हो। शेखर ने अजीब सी नजरों से वैशाली को देखा। जब तुमने पहले से ही अपनी फ्यूचर प्लानिंग की हुई है, तो फिर यहाँ पर क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? और रही तुम्हें धोखा देने की बात, तो ये धोखा तब कहलाता जब मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ जा रही होती। धोखा तो मैं अपने माँ बाप को दे रही थी, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ शेखर। अगर मैं कुछ बन सकी तो एक बार तुम्हें मुड़कर जरूर पुकारूंगी। अगर मेरा इंतजार कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो मेरी तरफ से तुम आज से आजाद हो। अपना ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। ये बोलकर वैशाली शेखर के जवाब को सुने बिना ही अपने बैग को उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। शेखर किसी मूर्ति की भांति जड़वत सा खड़ा खामोशी से उसे जाता हुआ देखता रह गया। भुवन ने अपने बापू से बात कर ली थी। उसके बापू भी पूरे समय उसे दिलासा ही देते रहे थे और आगे और ज्यादा मेहनत करने की सलाह दे रहे थे। भुवन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बार कोचिंग बदले या अपने विषयों को बदले, लेकिन इस वक्त अपने वर्तमान विषयों पर ही दोबारा से मेहनत करने से उसे इस बार सफलता मिलने की ज्यादा उम्मीद थी। यूपीएससी की तैयारी करते वक्त ये विषयों को लेकर छात्रों का ब्रह्मजाल हमेशा बना रहता है। विषयों का चुनाव करते हुए अधिकतर छात्र तो सबसे पहले उस विषय की कोचिंग में लगने वाले समय को ज्यादा महत्व देते हैं। भुवन का हिंदी साहित्य को चुनने के पीछे एक कारण यह भी था कि हिंदी की कोचिंग सिर्फ 3 महीने में निपट जाती थी। हालांकि लोक प्रशासन की कोचिंग अवधि भी इतनी ही होती है। भुवन भी हर उस छात्र की तरह से जो इस बार चूक गए थे, विषयों की इसी उधेड़बुन में लगा हुआ था। वैसे भी उसका मन आज कहीं भी नहीं लग रहा था। वो अनमना से अपने कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि उसे वैशाली अपना बैग उठाए हुए हांफते हुए सीढ़ियां चढ़ती हुई नजर आई। भुवन ने तेजी से नीचे उतरकर उसका बैग संभाला। तब जाकर वैशाली की सांस में सांस आई। तभी प्रीति और सुहाना भी अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी। हमने गुंजा को भी यहीं शिफ्ट होने के लिए बोला है, वो भी शायद अभी यहीं आती होगी। तुम दोनों भुवन के कमरे में रह लेना। भुवन के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है ना? इसे लिव इन में रहना मत समझना। ये बोलकर प्रीति जोरों से हंस पड़ी थी। वैशाली भी प्रीति की बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी थी। अगर लिव इन में ही रहना होता तो मैं शेखर को छोड़कर यहाँ नहीं आती, और भुवन को तो हम सभी अच्छे से जानते हैं, ये रोमांस में भी सिर्फ किताबों की बात करेगा। वैशाली की बात सुनकर प्रीति और सुहाना दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। गुंजा के घर वालों ने उसे कुछ दिनों के लिए उसे गांव वापस बुला लिया था, इसलिए उसने गांव से वापस आने पर सीधा भुवन के कमरे पर आने के लिए बोला। गुंजा बिहार के गया जिले में आने वाले एक गांव की रहने वाली थी। पिता उस गांव के प्रधान थे, तो अच्छा खासा रुआब था उनका अपने गांव में। इकलौती बेटी थी। प्रधान जी की जान गुंजा में ही बसती थी। अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन गुंजा के फेल होने की बात से कुछ ज्यादा ही दुखी हो गए थे। ऐसे दुख में वो गुंजा को अकेली पराए शहर में छोड़ नहीं सकते थे।
प्रधानी के कामों में व्यस्तता के चलते वो खुद दिल्ली जा नहीं सकते थे, इसलिए गुंजा को ही कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लिया था। अब पिता के फरमान को टालने की हिम्मत तो गुंजा कर नहीं सकती थी, इसलिए उसने आनंद विहार रेलवे स्टेशन से गया की ट्रेन पकड़ ली थी। प्रधान जी अपनी बिटिया को लाने के लिए जीप भेज दिए थे, जिसमें 2 बॉडीगार्ड तैनात थे, मतलब फुल टशन के साथ। प्रधान जी ने गुंजा को स्टेशन से घर लाने तक का इंतजाम किया था। अगर बिटिया परीक्षा पास कर जाती तो शायद बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ बिटिया को स्टेशन से गांव तक लेकर आते, लेकिन उस वक्त तो वो चाहकर भी किसी से अपनी बिटिया के रिजल्ट के बारे में बात नहीं कर पा रहे थे। खुद ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, इसलिए गुंजा की पढ़ाई की बारीकियों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन इतना पता था कि उनकी बेटी जिस परीक्षा को दे रही है वो दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, और गांव भर में इसी बात का पौवा उठाए घूमते थे कि एक दिन उनकी बेटी अफसर बनेगी। प्रधान जी का कोई 500 गज के एरिया में फैला हुआ मकान था, जिसमें एक बड़ा सा आगे दालान और एक गाय भैंसों का तबेला और एक छोटा सा बगीचा भी बना रखा था, जिसमें बैठकर जब प्रधान जी गांव के 5-7 लोगों के साथ बैठकर तंबाकू और बीड़ी के साथ चाय पर चर्चा करते थे तो उन्हें वही फीलिंग आती थी जो दिल्ली के लुटियन इलाके में बने बड़े बड़े बंगलों के लॉन में बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए किसी नेताजी को आती है। जब गुंजा ने घर में प्रवेश किया तो प्रधान जी की वही महफिल इस वक्त जमी हुई थी। गुंजा को इस महफिल की पुरानी आदत थी, क्योंकि जब से उसने होश संभाला था वो अपने पिता की इन्हीं महफिलों को देखते हुए आई थी। इस गांव की प्रधानी पर विगत कई सालों से गुंजा के ही परिवार का कब्जा चला आ रहा था। कभी गुंजा के पिता और कभी उसकी माता जी, बस रोस्टर के हिसाब से कभी औरत तो कभी मर्द के रूप में यही दोनों अदला बदली करते रहते थे। गुंजा के कदम इस वक्त खुद ही उस बगीचे की तरफ उन लोगों को नमस्ते करने के लिए उठ गए थे। लो चौबे जी, आ गई हमारी अफसर बिटिया, प्रधान जी ने गुंजा की तरफ देखते हुए बोला। पापा जी, अभी तो हमरे अफसर बनने में बहुत टाइम बाकी है। गुंजा ने मुस्कुराकर बोला, कोई नहीं बिटिया, तुम्हें अफसर बनाने का अब हम और कोई रास्ता सोचें। तुम जाओ, पहले थोड़ा चाय पानी पीकर आराम कर लो, उसके बाद हम तुमसे बात करते हैं। अपने पिता की बात सुनकर गुंजा ने असमंजस से उनकी तरफ देखा, लेकिन इस वक्त उन लोगों के सामने वो कोई सवाल कर नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप अंदर की ओर चली गई। अरे आ गई गुंजा बिटिया, कब से तुहार इंतजार में चाय तक नहीं पी कि जब गुंजा आएगी तब साथ ही में बैठकर चाय पियेंगे। तभी गुंजा की माँ ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, माँ, ई बापू क्या बोल रहे हैं? गुंजा ने अपनी माँ की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। क्या बोल रहे हैं? गुंजा की माँ ने सवाल के जवाब में सवाल किया। बोल रहे हैं कि हमें किसी और तरीके से अफसर बनाएंगे। ई और कौन सा तरीका है अफसर बनने का जो बापू को पता है और हमें नहीं? गुंजा ने उसी असमंजस भरे स्वर में पूछा। बेटी, तुम्हारे बापू ने तुम्हारे लिए लड़का देखा है। वो लड़का पटना के सचिवालय में एक बड़ा अफसर है, उसी के संग तुहार ब्याह की बात चल रही है। गुंजा की माँ ने साफ शब्दों में बोला। लेकिन माँ, अभी तो हमारी पढ़ाई पूरी ही नहीं हुई है, हम अभी कैसे शादी कर सकते हैं? गुंजा के घर में कदम रखते ही उसके सपनों पर कुठारा घात हो चुका था। पढ़ाई तो बिटिया तुम्हारी शादी के बाद भी हो सकती है। लड़का तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ नहीं है और रिश्ता भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए तुम्हारे बापू ने हाँ कर दी। गुंजा की माँ ने समझाते हुए कहा, मुझे नहीं करनी अभी कोई शादी वादी। चूल्हे में गया वो लड़का। मुझे पहले अपनी यूपीएससी के एग्जाम्स को क्लियर करना है, उसके बाद ही शादी के बारे में हम सोचेंगे। गुंजा एकदम से चीख पड़ी थी। पहली परीक्षा तो तुमसे पास हुई नहीं, फिर आगे की क्या गारंटी है कि तुम उस परीक्षा को पास कर ही लोगी? तुम्हारी जिद की वजह से तुमको दिल्ली जाने दिया था, लेकिन अब हमारी बात मानो। जो लड़का हमने देखा है उसके संग ब्याह कर लो। उम्र हो गया है तुम्हारा शादी का, और फिर एक अफसर की बीवी भी अफसर ही कहलाती है। प्रधान जी कब अंदर आकर गुंजा की बात सुन रहे थे ये किसी को पता ही नहीं चला। वाह पापा, कमाल की सोच ही है आपकी। हमें किसी की बीवी बनकर अफसर नहीं बनना है, हमें अपनी मेहनत से अफसर बनना है। गुंजा ने अपने पिता की तरफ भीगी नजरों से देखते हुए कहा, बस बहुत सुन ली तुम्हारी। मैं तो पहले से ही दिल्ली भेजने के खिलाफ था, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से भेज दिया था। अगर तुम पास हो जाती तो आगे के बारे में सोचते भी, लेकिन अब सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। गुंजा की माँ, अच्छे से समझा दो अपनी बिटिया को, मेरी बात पत्थर की लकीर होती है। ये बोलकर प्रधान जी दनदनाते हुए घर से बाहर निकल गए। गुंजा भी रोते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई।
रिजल्ट की खुमारी उतरने के बाद और शोक और हर्ष की अवधि बीत जाने के बाद मुखर्जी नगर की चाय की टपरी और पान की गुमटी, जूस की दुकान और हेयर सैलून फिर से गुलजार होने लगे थे। देश के भावी ब्यूरोक्रेट अब फिर से देश के गरीब गुरबों की चिंता का चिंतन इन जगहों पर हाथ में चाय के कुल्हड़ को पकड़े हुए करने लगे थे। प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद कम से कम 3-4 महीने पास हुए छात्रों को मेंस की तैयारी करने के लिए मिल जाते थे और प्रीलिम्स में फेल हुए छात्र अपनी पुरानी गलतियों को न दोहराने की कसम खाकर फिर से अपनी तैयारियों को नई धार देने में जुट जाते थे। भुवन इस वक्त वैशाली के साथ बत्रा के पास वाली चाय की टपरी पर बैठा हुआ था। दोनों ने अपने हाथ में चाय के कुल्हड़ थामे हुए थे। देश के भावी हुक्मरान इस वक्त उस टपरी पर अपनी अपनी बकलोली में बिजी थे। कोई देश की चढ़ती उतरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित था, तो कोई देश में डर के माहौल को अपने शब्दों में बयान कर रहा था। कोई दिन रात पड़ती हुई रेड से खफा था, तो कोई उस रेड का औचित्य सिद्ध करने में लगा हुआ था। देश में असल मायने में लोकतंत्र अब आया है। ससुरा पहले किसी का विरोध करने का अधिकार सिर्फ नेताओं को ही था। एक नेता ही दूसरे नेता के खिलाफ गरियाने का ठेका लिए हुए था। अब देखो, ये ससुर सोशल मीडिया के जरिए चाहे जिसको मर्जी गरिया दो, जज हो या मंत्री या फिर संतरी, फिल्मी हो या क्रिकेटिया भैया, सबको लतियाया जा रहा है। किसी ना किसी को रोज लपेटे में रखते हैं। अपने 4 साथियों के बीच में घिरा हुआ एक बंदा ऊंची आवाज में बोल रहा था, सब मोदिया का जादू है भैया। वो भी इसे सोशल मीडिया को हथियार बनाकर ही इस देश की सत्ता कब्जाए थे। अब उन्हीं के पद चिन्हों पर देश चल रहा है। उन्हीं में से एक ने अपना ज्ञान बघेरा, ये तो तुम गलत बोल रहे हो कि मोदिया ने सत्ता कब्जाई थी। देश की जनता ने उन्हें चुना था। उन्होंने कोई बंदूक की नोक पर सत्ता नहीं कब्जाई है। विरोध करने वाला शायद मोदिया का मुरीद इंसान था। अरे छोड़ो यार, कहाँ राजनीति लेकर बैठ गए। इसे तो हमारी जमात पता है। हमें तो जो भी सत्ता में आए उसी की फाइल उठानी पड़ती है। उन्हीं में से एक बंदे ने प्रैक्टिकल बात की। चलिए महाराज, यहाँ तो ये लोग ऐसे ही लड़ते मरते रहेंगे, हम चलकर अपनी पढ़ाई करें। वैशाली ने कुल्हड़ को डस्टबिन में डालते हुए कहा, हमारी राजनीतिक समझ भी होनी चाहिए यार वैशाली, क्योंकि अफसर और नेता ही इस देश के भाग्य विधाता है। भुवन भी अपनी चाय खत्म करके कुल्हड़ को डस्टबिन के हवाले कर चुका था। वैशाली ने चाय के पैसे चुकाए और वहां से निकल गए।